जय हिंद साथियों। तो यूपी ट्रिपल एस पेट परीक्षा 2023 के लिए आज हम आपके लिए यहाँ पे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विज क्वेश्चनों को लेकर के आए हैं और ये आपके पेट परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए इसको देखते हैं और इजी तरीके से क्लियर करेंगे। और इसमें जो आप गलती आप अपने एग्जाम में करके आते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि कौन कौन सा गलती जो है वो आप अपने एग्जाम में करके आते हैं। तो आइए उसको भी हम यहाँ पे क्लियर करेंगे और ये गलती आपको नहीं करना है जो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे जो 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे ये आपके पेट परीक्षा के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। इसमें आपके बहुत सारे जो कि हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस रहेंगे, आपके साइंस से भी है और इकोनॉमिक्स के भी प्रश्न जो कि रहेंगे। तो आइए इसको देखते हैं एक एक करके यहाँ पे क्वेश्चनों को। और ये जो 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको अभी कभी जो क्लियर हो जाएगा और इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आइए इसको देखते हैं और क्लियर करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला आपका यहाँ पे हिंदी से प्रश्न दिया गया है कि धार्मिक में प्रत्यय है। ठीक है, यानी धार्मिक में प्रत्यय है। तो अब आप कहेंगे अरे सर कितना आप आसान सवाल पूछ दिए हैं, यहाँ पे धार्मिक में तो भाई क ही हमारा होगा। तो अब देखिए भाई, आप यहाँ पे यही गलती करेंगे क्योंकि आपको पता है कि भाई लास्ट में मतलब किसी शब्द के लास्ट में जुड़ करके उसके अर्थ को जो कि परिवर्तित कर देता है तो वो क्या होता है, वो प्रत्यय होता है। यानी किसी शब्द के लास्ट में जुड़ करके उसके अर्थ का अनर्थ कर दे, यानी यही वर्क करने का मतलब है। तो ये क्या हो जाता है, प्रत्यय हो जाता है। तो आप बोलेंगे कि भाई क, तो अब मैं आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास करूंगा कि यहाँ पर लिखा गया है धार्मिक। ठीक है, देखिए धार्मिक, धार्मिक, ठीक है, इस प्रकार से धार्मिक लिखा गया है। अब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि बीच में इसके इक जुड़ा हुआ है। ठीक है, धार्मिक इक, ठीक है, यहाँ पे इक जुड़ा हुआ है। अब देखिए, अगर हम ई को अगर यहाँ से हटा दें तो अब क्या पढ़ेंगे, धार्मक, धार्मक इस प्रकार से पढ़ने लगेंगे। यानी इसमें ई जो शब्द है वो सबसे मेन रोल निभा रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इक जो शब्द होगा वो आपका लास्ट में जो प्रत्यय का काम करेगा। ठीक है, यानी प्रत्यय का काम यही करेगा। यानी धार्मिक में प्रत्यय जो हो जाएगा वो हमारा इक आ जाएगा। जैसे धार्मिक इक आ रहा है ना, तो ये हमारा प्रत्यय हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से आपको गलती करके नहीं आना है कि लास्ट में भाई इसमें क जुड़ा हुआ है तो हम क मार के चले आए। तो इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन जो कि गलत हो जाएगा। तो आइए इसमें आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं इसी तरीके से। देखिए, इस प्रकार के आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिलेंगे और आपको मैं जो गलती आप करते हैं वो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, देखिए आगे आपको यहाँ पे प्रश्न है कि आकर्षण का विलोम। ठीक है, तो भाई ये तो बहुत ईजी है, आप मार भी चुके होंगे। तो देखिए, आपको जो चीज़ है आप कमेंट करिए, आप हमें बताइए ताकि मुझे भी लगे कि हाँ भाई आप लोगों को आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे हमारा सेकंड वाला प्रश्न है कि आकर्षण का जो विलोम शब्द होता है, यानी आकर्षण मतलब क्या होता है, खिंचाव। जैसे कोई भी चीज़ है तो आकर्षण मतलब होता है खिंचाव और प्रतिकर्षण का मतलब होता है दूर। ठीक है, तो प्रतिकर्षण को हम विकर्षण भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा विकर्षण इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे यहाँ पे प्रश्न दिए गए कि निम्नलिखित में से कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि अरे भाई हवा का पर्यायवाची कितना आसान है भाई, यहाँ पे वायु तो है हवा का पर्यायवाची। तो अब भाई देखिए, अब आपको यहीं पे आपको गलती कर देंगे। गलती भाई क्या करेंगे कि हवा का पर्यायवाची नहीं यहाँ से बोला गया है। अब बस केवल थोड़ा सा पढ़ेंगे कि भाई हवा का पर्यायवाची, बस इतने पढ़ करके आप यहाँ पे छोड़ देंगे। और ये अक्सर एग्जाम में स्टूडेंट गलती करके आते हैं कि नहीं शब्द जो होता है उनके लिए बहुत ही घातक साबित हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपके एग्जाम में भी ये भी गलती कर सकता है। तो यहाँ पे नहीं शब्द अगर बोले तो आप पहले पूरा प्रश्न को पढ़िए, उसके बाद आप ऑप्शन में जो कि ट्रिक लगाइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नहीं शब्द की बात की गई है, तो नहीं में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वायु भी है यहाँ पे जो कि पर्यायवाची शब्द, यानी हवा का पर्यायवाची जो होता है वो वायु भी होता है। ठीक है, और यहाँ पे समीर भी होता है, पवन भी होता है, लेकिन सलील जो होता है ये हवा का पर्यायवाची नहीं होता है। यानी यही हमारा राइट आंसर है। तो हवा का पर्यायवाची नहीं है ये, यानी ये किसका पर्यायवाची होता है, तो सलील जो होता है ना वो जल का पर्यायवाची होता है। ठीक है, याद रखिएगा जल का पर्यायवाची जो होता है वो सलील होता है। तो ये आप याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में प्रश्न जो कि पूछ सकता है इसी प्रकार से। तो नहीं का आप जो कि प्रॉपर ध्यान रखे रहिएगा, नहीं तो आपका एग्जाम में यही सब जो गलती कर देते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट यही सब गलती करते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। आगे आपका है कि निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। ठीक है, तो शुद्ध शब्द की बात की गई है। तो देखिए, शुद्ध का मतलब क्या है कि ये कौन सा एकदम मतलब कि जो शब्द है वो शुद्ध है। देखिए यहाँ पे क्या है कि ज्योत्सना। ठीक है, ज्योत्सना हमारे दिया गया पुत्र, यहाँ पे पुण्य दिया गया है और उन्नति और क्षमा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ज्योत्सना जो शब्द है ये हमारा जो कि एकदम शुद्ध है। ठीक है, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे पुण्य, पुण्य अगर देखें तो यहाँ पे पुण्य इस प्रकार से नहीं लिखाता है। पुण्य हमारा होता है पुण्य इस प्रकार से जो कि पुण्य को लिखा जाता है। ठीक है, पुण्य हमारा इस प्रकार से होता है। और उन्नति की बात कर लीजिए ना, तो उन्नति हमारा इस प्रकार से होता है। ठीक है, उन्नति, उन्नति हमारा इस प्रकार से होता है, यानी इधर का हमारा होता है। और क्षमा की अगर बात की जाए ना तो क्षमा हमारा इस प्रकार से होता है, छ। ठीक है, क्षमा। तो ये हमारा जो कि तीनों सही हो मतलब कि इस प्रकार से होगा। तो लेकिन ये हमारे सारे के सारे जो है वो गलत है, यानी ज्योत्सना जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन के सब तरफ। देखिए अगला हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो देखिए ये भी भाई शुद्ध शब्द दिया गया। तो भाई कौन सा है भाई, ये तो आपको बहुत ही ये आपको आना ही चाहिए भाई। देखिए, मैं घर जाना है, ये भाई कोई वर्ड ही नहीं बन पा रहा है। मैंने घर जाना है, कोई भाई वर्ड नहीं है। मुझे घर जाना है, ये भाई क्लियर है। आपको आगे बढ़ते हैं।
आगे आपका शब्द है कि अपव्यय का अर्थ होता है, ठीक है। अपव्यय का मतलब क्या होता है कि जो फालतू में खर्च करते हैं लोग, ठीक है, यानी जिसका कोई मतलब नहीं है, मतलब कि फिजूल का एकदम खर्च करते हैं, तो उसी को अपव्यय कहते हैं। तो फिजूल भाई हमारे कहाँ दिए गए, यानी बेमतलब का जो खर्च करता है उसको हम फिजूल खर्च करते हैं, तो ये हमारा फिजूल खर्च हो गया, ये हमारा राइट आंसर हो गया। अपव्यय का जो अर्थ हो गया वो हमारे का जो फिजूल हो गया, ठीक है। आगे बढ़े ना, देखिए आगे ये आपको क्लियर हो गया होगा आसानी से। चलिए अगला हमारा यहाँ पे प्रश्न, अभी देखिए आपको एक से एक ऐसे प्रश्न मिलेंगे जिसमें आप गलती करते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा विदेशी शब्द है, यानी विदेशी शब्द की बात की गई जो यहाँ का शब्द नहीं है। अब आपको हमें पता होगा कि विदेश में आखिर कौन से शब्द बोली जाती होंगी, आप थोड़ा गैस करिए। तो अगर आपको पता चले कि विदेश में अधिकतर जो देखेंगे तो आपको अंग्रेजी ही बोली जाती है, ठीक है, यानी इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो हर मतलब कि बहुत ज़्यादा जगहों पर बोली जाती है। इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप देखेंगे तो अंग्रेजी को ही मान्यता प्राप्त है, यानी अंग्रेजी आपको कंपलसरी है अगर इंटरनेशनल लेवल पे आपको कहीं जाना है तो, ठीक है। तो अंग्रेजी शब्द होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें मयूर, तो मयूर तो भाई हिंदी में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए वचन, वचन भी भाई हिंदी शब्द है, मध्य भी भाई हिंदी शब्द है, लेकिन मील अगर आप देखेंगे तो मील जो है हमारा इंग्लिश शब्द है जिसको आप हिंदी में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो मील जो इंग्लिश शब्द है इसको आप हिंदी में लिख दिए हैं, इसका मतलब कि यही हमारा विदेशी शब्द होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन भाई कौन सा हो जाएगा, तो हमारा मील जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ जाए ना, देखिए आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं बेझिझक, आपको उसका जवाब जो कि मिलेगा। आगे बढ़िए, अगला आपका शब्द है यहाँ पे 8वां कि कथा का बहुवचन। कथा का बहुवचन भाई क्या होता है, तो कथे, कथो, कथाना। यहाँ पे देखिए ये हमारा हो जाएगा कथाएं, ठीक है, कथाएं जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, क्योंकि ये सब तो भाई कोई अर्थ इसका नहीं निकल रहा है। ओके आगे बढ़िए, आगे हमारे क्या है, अगला आपका प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि रास्ता देखना, ठीक है। यहाँ पे देखिए रास्ता देखना नहीं होगा, यहाँ पे राह देखना, ठीक है। राह, हाँ राह का मतलब भी रास्ता ही होता है, ठीक है, राह का मतलब भी रास्ता ही होता है। तो यानी राह देखना, आपको पता होगा कि राह देखना या फिर रास्ता देखना। तो राह भाई किसका देखते हैं, यानी राह देखना। जैसे आप कहेंगे कि मेरा भाई बाजार गया हुआ है अभी तक वो नहीं आया, मैं उसकी राह देख रहा हूँ, ठीक है। तो राह देख रहा हूँ मतलब कि प्रतीक्षा कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्रतीक्षा हमारा क्या हो जाएगा, इज द राइट आंसर। आगे बढ़े जाए, देखिए ये आपको एकदम आसानी से समझ में आना चाहिए, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं दंत का, मतलब जो दंत वर्ड है वो कौन कौन सा है। तो अब भाई देखिए दंत वर्ड, दंत यानी क्या होता है कि आप जैसे बोल रहे हैं कोई चीज को, तो दंत का मतलब क्या होता है कि आपके दांतों से टच हो, आपकी जो जीवा होगी वो दांतों से टच होगी, तो यह दंत वर्ड होते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए क्या होगा, हमारा त हो जाएगा, ठीक है, त, थ, द, ध, ठीक है, न, फिर हमारे जो यहाँ पे ल, फिर हमारा हो जाएगा यहाँ पे, और भी आप कुछ बोल के देखिए जो आपके दांतों से टच हो, जैसे कि हमारा स, ठीक है, तो ये भी हमारा हो जाएगा। तो अब इसमें देख रहे हैं कि ये जो हमारा त, थ, द, ध, ये जो हमारा वर्ड है, यह हमारा जो कि मतलब वर्ड जो है ये हमारे दांत के ऊपरी हिस्से से जो कि टच कर रहे हैं, और ये हमारा जो है कि हमारे निचले हिस्से से टच कर रहे हैं, यानी जो दांतों से टच हो। आप भाई प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, आप बोलिए एक बार इसको, त, थ, इस प्रकार से आप बोलेंगे तो आपका जो जीभा होगा वो दांत से टच करेगा, यानी वही हमारा दंत वर्ड हो गया। तो इसमें हमारा जो स है यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यानी स जो होता है वो हमारे जो कि मतलब दंत से जो कि टच करता है, ठीक है, तो हमारा दंत वर्ड हो गया, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, देखिए यही सब एकदम प्रैक्टिकल चीज़ें एकदम आपको आसानी से याद होनी चाहिए। अब देखिए हमारा 11वां क्वेश्चन जो कि हिस्ट्री से आ गया है, हिस्ट्री से आप हमें देखते हैं। देखिए बहुत ईजी प्रश्न है, यहाँ पे लोधी वंश का संस्थापक कौन था। तो लोधी वंश का भाई संस्थापक की बात की जाए तो हमारा कौन सा था, तो भाई बहलोल लोधी था, ठीक है भाई, बहुत ईजी है। आगे बढ़ जाए, देखिए बहलोल लोधी फर्स्ट पे आएगा, फर्स्ट पे बहलोल लोधी हो जाएगा, सेकंड पे हमारा जो कि सिकंदर लोधी हो जाएगा, ठीक है, सिकंदर लोधी सेकंड पे हो जाएगा, एंड थर्ड पे हमारा कौन सा जगह, तो हमारे ये जो कि थर्ड पे इब्राहिम लोधी हो जाएगा, ठीक है, जिसको बाबर ने जो कि पानीपत के युद्ध में जो कि पराजित कर दिया। पानीपत का भाई युद्ध कब हुआ था, तो 1526 ईस्वी में प्रथम युद्ध जो हुआ था हमारा पानीपत का, तो हमारा 1526 ईस्वी में ही हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिया था। आगे बढ़े, चलिए अगला हमारा प्रश्न देखिए, आपको इसी में और भी बहुत सारे प्रश्न जो कि क्लियर होते रहेंगे। आगे है हमारा, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि हल्दी घाटी की लड़ाई जो थी वो किसके किसके बीच में की गई थी, ठीक है। तो हल्दी घाटी की भाई लड़ाई भाई कहाँ पे हुई थी, आपको पता है कि भाई एकदम मतलब कि तीनों से इस तरफ पहाड़ से गिरा हुआ है, उसके बीच के क्षेत्र को हल्दी घाटी, यानी चारों का जो पहाड़ है वो पीला पीला है, इसलिए इसके बीच के मैदान को हम हल्दी घाटी का मैदान भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हल्दी घाटी की जो मतलब की लड़ाई हुई वो किसके किसके बीच में हुई थी, तो आपको हमें पता होगा कि यह अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुई थी, यानी राणा प्रताप जो सिंह थे यह अकबर और राणा प्रताप के बीच में ही हुई थी, ठीक है। आगे बढ़े ना, तो ये आपको क्लियर होगा। तो आपको पता होगा कि हल्दी घाटी का जो लड़ाई हुआ था यह कब भाई हुआ था, तो ये आपका 1576 में हुआ था, ठीक है, 1576 में हुआ था भाई। यहाँ पे कहाँ पे हुआ था, तो यहाँ पे हल्दी घाटी में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़े जाए, आपका यहाँ पे अगला जो प्रश्न है
यहाँ पे 13वां प्रश्न, ठीक है। 13वां जो आपका आता है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे हमारा भारतीय पुनर्जागरण का जो कि जनक माना जाता है, यानी पुनर्जागरण का मतलब होता है कि पुरानी चीज़ों को छोड़िए अब आगे की तरफ बढ़िए, ठीक है। पुनर्जागरण यानी पुनर्जागरण, आप पुनः जागिए, ठीक है। तो यह भाई किसने कहा था, तो इसके जनक जो है वह राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, ठीक है, जो कि इन्होंने ब्रह्म समाज की भी स्थापना जो कि किए थे, ठीक है। तो आपको क्लियर होगा। और इन्होंने विलियम वेंटिक के साथ मिलकर के यहाँ पे 1829 ईस्वी में, ठीक है, 1829 ईस्वी में जो कि पुनः मतलब कि जो सती प्रथा का अंत भी किया था विलियम वेंटिक के साथ, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे 3 प्रश्न आपको क्लियर हो गया कि भारत के जो मतलब भारतीय जो पुनर्जागरण है इसके जनक जो माने जाते हैं वो राजा राम मोहन राय माने जाते हैं। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की है और मतलब कि इन्होंने जो कि सती प्रथा का भी अंत किया था यहाँ पे 1829 ईस्वी में किसके साथ भाई मिलकर के, तो यहाँ पे विलियम बेंटिक के साथ और यहाँ पे राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। आपको क्लियर हो गया। और एक बात और इसमें आप याद रखिएगा कि इन्होंने एक हिंदू जो कि स्कूल की भी स्थापना जो किए थे, ठीक है, हिंदू स्कूल की यहाँ पे 1817 में, ठीक है, 1817 में इन्होंने एक हिंदू कॉलेज की जो कि स्थापना भी किया था, ठीक है। देखिए हिंदू कॉलेज से कहने का मतलब है कि केवल उसमें हिंदी ही पढ़ाई नहीं होती है या फिर केवल उसमें हिंदू ही नहीं पढ़ते हैं, उसमें सभी धर्म पढ़ते हैं और उसमें सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, चाहे वो मतलब हिंदी हो, इंग्लिश हो, ठीक है, जो भी चीज़ हो, फारसी हो, सब उसमें यहाँ पे सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। केवल हिंदी ही नहीं या फिर केवल हिंदुओं को ही नहीं पढ़ाया जाता है। हिंदू को जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे बनारस वाला जो हमारा स्कूल है, ठीक है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, तो केवल उसमें हिंदू को ही थोड़ी पढ़ाया जाता है, बहुत सारे भाई लोग पढ़ते हैं उसमें, सभी जाति के लोग पढ़ते हैं। तो वो भाई उसमें एक बस केवल नाम है हिंदू कॉलेज की स्थापना, ठीक है। तो यहाँ पे 1800 जो कि 17 ईस्वी में इसकी स्थापना जो कि की गई थी, ठीक। तो जैसे हमारे यहाँ पे भारतीय पुनर्जागरण का जनक इनके कहा जाता है ना, वैसे ही इनको आधुनिक भारत का अग्रदूत भी कहा जाता है। आगे बढ़े जाए, आगे देखिए अगला आपका यहाँ पे प्रश्न आ जाता है, आई होप कि आपको क्लियर भी हो गया होगा वो प्रश्न। देखिए अगला हमारे कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जो थे, यानी जो CR दास जो थे, उन्होंने किस पार्टी के मतलब संस्थापक थे, ठीक है, यानी कौन सी पार्टी इन्होंने बनाई थी, किस पार्टी का गठन किया था। इन्होंने मोतीलाल नेहरू और जो चित्तरंजन दास है इन्होंने क्या कर दिया था कि एक पार्टी का गठन किया था जिसे हम स्वराज पार्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो स्वराज पार्टी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। और एक क्वेश्चन और यहाँ पे पूछ देता है कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ठीक है, ये तो मान लीजिए संस्थापक हो गए दोनों, ये लोग मिलकर के इस पार्टी का निर्माण किए थे, ठीक है। लेकिन आपको इसमें पूछ सकता है कि मोतीलाल नेहरू भाई क्या थे उस पार्टी में और ये जो चित्तरंजन दास थे वो क्या थे। तो भाई जो मोतीलाल नेहरू थे वो थे महासचिव, ठीक है, यानी उस पार्टी के, यानी जो स्वराज हमारा पार्टी है, इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया था, उसके क्या थे महासचिव, ठीक है, महासचिव थे। और ये जो थे वो अध्यक्ष थे, ठीक है, याद रखिएगा, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये अध्यक्ष थे, ये हम महासचिव थे मोतीलाल नेहरू, और चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे। आगे बढ़ जाए, ये आपको क्लियर हो गया होगा, इस प्रश्न से आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखिए अगर आपका है कि नमक सत्याग्रह, देखिए फिर नामक लिख दिए गए, नमक होगा, ठीक है। नमक सत्याग्रह जो है वो मतलब कि कब से मतलब किस सन में प्रारंभ जो कि किया गया था। तो नमक सत्याग्रह की बात की गई है, तो नमक सत्याग्रह भाई मतलब किस सन में प्रारंभ किया गया था। तो हमारे यहाँ पे 12, आपको याद होगा कि 12 मार्च, ठीक है, 12 मार्च को हमारे प्रारंभ हुआ था भाई, 12 मार्च 1930 में, ठीक है, 12 मार्च 1930 में जो कि प्रारंभ किया गया था, ठीक है। और यह कब भाई कब पहुंचा था दांडी के पास में, तो ये हमारे जो कि पहुंचा था 6 अप्रैल को, ठीक है। कब भाई पहुंचा था, तो 6 अप्रैल को, याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। कब भाई पहुंचा था, 6 अप्रैल को पहुंचा था। और यहाँ पे 12 मार्च को जो कि इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो यानी पैदल ही एकदम निकल गए थे। और कितना भाई मील चले थे ये भी एग्जाम में पूछ देता है, तो 240 मील जो कि चल करके गए थे दांडी के पास, यहाँ पे नमक उबाल करके उन्होंने अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ा था, ठीक है। और इसमें 78 जो कि व्यक्ति भी शामिल थे, ये भी आप याद रखिएगा, 78 व्यक्ति शामिल थे। 240 मील को चला गया था। कभी किलोमीटर में पूछ देता है तो 385 किलोमीटर आप याद रखिएगा, ठीक है। यानी इसी को आप कन्वर्ट करेंगे तो 385 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला आपका हमें प्रश्न है कि पाक स्टेट, ठीक है, पाक स्टेट भाई क्या होता है। देखिए आपको पता होगा कि जैसे कि हमारे यहाँ पे भारत का नक्शा है, ठीक है, यहाँ पे जैसे हमारा भारत का नक्शा है, तो जो नीचे वाला हमारा एरिया है यहाँ पे, ये हमारा जो कि यहाँ पे मतलब श्रीलंका हो गया। तो यहाँ पे जो हमारा एरिया ये वाला, तो ये हमारा पाक कहलाता है, ठीक है। इधर हमारा मन्नार की खाड़ी है, तो पाक स्टेट है, और एक मन्नार है, ठीक है। तो पाक की खाड़ी है और इधर मन्नार की खाड़ी है, तो बीच वाला जो एरिया है यही हमारा पाक स्टेट होता है। तो देखिए हमारे किस किस मतलब देशों के बीच में स्थित है, तो आपको भाई आसानी से क्लियर हो गया, ये हमारा श्रीलंका, ये हमारा भारत है। तो भाई कहाँ पे होगा, तो ये हमारा श्रीलंका और भारत के बीच में होगा, ठीक है, बहुत ईजी है। और आप एक और क्वेश्चन याद रखिएगा कि इसके बीच की जल संधि को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे पाक जल संधि के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, पाक जल संधि के नाम से भी जानते हैं। ओके, आगे बढ़िए, अगला हमारे यहाँ पे प्रश्न दिया गया कि अगला आपका यहाँ पे है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा सबसे बड़ा राज्य है। भाई भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, भले ही वो मरुस्थल क्यों ना हो। तो भाई मरुस्थल की भाई बात क्यों हो जाइए, तो यहाँ पे राजस्थान तो भाई पहले ही आ जाएगा, ठीक है।
तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य होगा वो हमारे भाई कौन सा है, तो राजस्थान हो जाएगा। लगभग इसका क्षेत्रफल जो है वो हमारे यहाँ पे 3,47,000 कुछ इस प्रकार से, तो 3,47,239 होगा। चलिए ये हमारा जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो कि बड़ा राज्य हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि उत्तर पूर्वी मानसून की मतलब किस प्रदेश में वर्षा जो है कराती है, तो उत्तर पूर्वी यानी जो उत्तर पूर्व से, जैसे कि हमारे ये भारत इसमें बनाए थे। ठीक है, तो ये हमारा जैसे भारत है, ठीक है, ये हमारा भारत है इस प्रकार से, बस आपको समझाने के लिए। तो उत्तर पूर्व हमारे कौन सा हो जाएगा, तो हमारे उत्तर वाला हो जाएगा, ये हमारा पूर्व हो जाएगा। यानी उत्तर पूर्व से, यानी इधर से जो वर्षा मतलब कि जो पौने आएंगी, जो मानसून आता है वो भाई कहाँ पे वर्षा कराता है, तो लास्ट में आता है। तो लास्ट में सबसे आगे यहाँ पे जो तमिलनाडु है यहीं पे आकर वर्षा जो है करा देता है। ठीक है, तो लास्ट में भाई कहाँ पे वर्षा कराता है, तो तमिलनाडु में वर्षा कराता है। तो यानी पहले आने वाले मानसून से केरल में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, यानी जो आता है मानसून तो उससे केरल में वर्षा होता है, और जो उत्तर पूर्व से आता है, जो हमारा लौटते समय जो मानसून आता है, लास्ट में जाकर के यहाँ पे जो हमारा तमिलनाडु होता है यहाँ पे वर्षा जो है करा देता है। तो लास्ट में कहाँ पे मानसून वर्षा कराती है, तो यहाँ पे तमिलनाडु में वर्षा जो कराती है, यानी उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु में वर्षा होता है। आगे बढ़ जाइए। देखिए मैंने मानसून पे जो कि फुल एकदम मतलब कि पूरा एकदम मतलब वीडियो ही बना रखा है। आपने अगर नहीं देखा है आप उसको एक बार देख लीजिएगा, आपको मानसून से एक भी प्रश्न जो है वो छूटेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अगला आपका प्रश्न है कि साइलेंट वैली भाई किसे कहते हैं, साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो देखिए मैंने आपको नेशनल पार्क भी पढ़ा रखा है, पूरा का पूरा नेशनल पार्क पढ़ा रखा है। ठीक है, तो इसमें साइलेंट जो वैली नेशनल पार्क है वो भाई कहाँ पे, तो वो हमारे कहाँ पे, तो केरल में। ठीक है, केरल में आपको पता ही है भाई, झारखंड उत्तराखंड में भाई का मतलब कि बहुत सारे मतलब कि राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो मैंने आपको पढ़ा रखा है भाई एकदम ट्रिक से कि नंदा देवी, राजा जी, फूलों की घाटी, जिम कार्बेट। ठीक है, उत्तराखंड में हो गया, आंध्र प्रदेश में श्री वेंकटेश्वर हो गया, कर्नाटक में आपका यहाँ पे बांदीपुर हो गया। ठीक है, बहुत ईजी है भाई, आप एक बार देख लीजिए उस वीडियो को। आपको क्लियर नहीं होगा तो फिर आप मुझे बोलिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको क्लियर, तो ये आपका केरल जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आगे हमारा क्रिकेट बैट के लिए यानी वीलो जो होता है, वीलो यानी जिससे बैट को बनाया जाता है, तो वीलो कहाँ से प्राप्त होता है, लकड़ी जो होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो हमारा शंकु वृक्षीय वन से जो कि प्राप्त होता है। ठीक है, इन जो शंकुआकार जो वन नहीं होते इस प्रकार से, शंकुआकार जो लंबे लंबे एकदम वन होते हैं, जो जैसे अशोक का आपने पेड़ देखा होगा तो लंबा लंबा एकदम होता है, तो इस प्रकार से जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उसको वीलो यहाँ पे जो कि वीलो जो कि प्राप्त किया जाता है कहाँ से, तो भाई शंकुआकार वन से, जिससे हमारे यहाँ पे बैट को यहाँ पे बनाया जाता है। ठीक है, तो इसी से हमारा बैट को बनाया जाता है। यह ठंडे प्रदेशों में होता है, याद रखिएगा। तो भाई ठंडा प्रदेश भाई कहाँ है, तो भारत में अगर देखेंगे तो हमारा जो ऊपर का लद्दाख वाला एरिया है, ठीक है, वहाँ पे भाई ठंडा प्रदेश है, तो वहीं पे भाई पाया जाएगा, यानी जम्मू कश्मीर इज द राइट आंसर। ठीक है, यह ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है, तो लंबे और यहाँ पे जो ब्रिज, ठीक है, वीलो वाले। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका यहाँ पे प्रश्न है कि फसल कर्ज के लिए बैंक द्वारा अदा किया गया यहाँ पे ब्याज। ठीक है, यानी फसल कर्ज के लिए, ठीक है, यानी फसल कर्ज के लिए बैंक द्वारा दिया गया जो ब्याज होता है वो क्या कहलाता है, तो भाई उपादान कहलाता है। ठीक है, यानी उपादान अदाई, ठीक है, अदायगी, तो ये हमारा कहलाता है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे इकोनॉमिक्स से प्रश्न आ गया, ये आप ध्यान देते चलिएगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है। ठीक है, देखिए फिर नहीं की बात की, आप ध्यान दीजिएगा, पहले पूरा प्रश्न आप पढ़िए। तो निम्नलिखित में से एक राजकोषीय नीति यंत्र मतलब कि नीति का यंत्र नहीं है, ये आपसे पूछा गया, तो भाई कौन सा है, तो हमारा क्रेडिट राशनिंग जो है वो हमारा जो कि राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि यह हमारा किसका है भाई, तो ये हमारा मौद्रिक नीति का है। ठीक है, ये हमारा किसका है, तो मौद्रिक नीति का। तो अगर आपने इकोनॉमिक्स को पढ़ा होगा, ठीक है, तो मौद्रिक नीति का है। ठीक है, और ये जो हमारे कराधान है, जनव्यय है, लोक ऋण है, ये हमारा सब राजकोषीय नीति का यंत्र है। ठीक है, तो यही हमारा जो कि नहीं है, तो इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये हमारा मौद्रिक नीति का जो कि एक जो ये क्रेडिट राशनिंग में होता है वो हमारा मौद्रिक नीति का एक अंग है, जिसके माध्यम से साख को नियंत्रण जो कि किया जाता है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ जाए ना। आगे देखिए अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय का अंग नहीं है। ठीक है, आय का अंग नहीं है, फिर यहाँ पे बात की गई। ठीक है, तो देखिए हम नहीं वाला प्रश्न को इसलिए लिया हूँ ताकि आपको यहाँ पे कंफ्यूजन दूर हो जाए। देखिए निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय का अंग नहीं है, यानी राष्ट्रीय आय का अंग नहीं है, तो देखिए नियमित लाभ भाई, ये तो राष्ट्रीय भाई चाहती है भाई नियमित लाभ हो। ठीक है, यहाँ पे ब्याज भी और वेतन तथा मतलब कि मजदूरी हो तथा वेतन भी हो जाएगा। लेकिन अंतरण भुगतान का मतलब क्या होता है, कि अंतरण मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए पेंशन हो गया, ठीक है, या फिर सब्सिडी जो मतलब मिलती है सरकार की तरफ से, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वह राष्ट्रीय आय का अंग नहीं है। ठीक है, यह राष्ट्रीय के लिए नहीं है, ये तो हम लोगों के लिए भाई, पेंशन हम लोगों के लिए मिलता है, सब्सिडी हम लोगों के लिए मिलता है, तो यह भाई राष्ट्रीय आय का अंग कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये क्लियर कर लीजिएगा, ये जो हमारा अंतरण जो भुगतान होगा इसमें आपका पेंशन, बेरोजगारी भत्ता या फिर सब्सिडी जो इत्यादि ये आपके आ जाएंगे, तो ये आपका जो कि सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि एकाधिकार शब्द किससे संबंधित है, यानी एकाधिकार जो है हमारा पूंजीवाद से संबंध है भाई, बहुत ही इजी। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि
यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है कि बड़ी फार्मों में यहाँ पे कम संख्या वाले बाजार को क्या कहते हैं। तो यानी बड़ी फार्मों में जो कम संख्या वाले बाजार होते हैं उनको क्या कहते हैं। तो यानी कम का मतलब क्या होता है, अल्प। तो अल्प हो जाएगा भाई, ठीक है, अल्पाधिकार कहते हैं, ठीक है, तो अल्पाधिकार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि मृग मरीचिका। देखिए अभी यहाँ पे जो कि आपका साइंस से जो क्वेश्चन आ गया, तो मृग मरीचिका, आपने मरीचिका को भी देखा होगा। रोड पे जब चलते हैं तो गर्मी के दिनों जब तड़कती जब धूप होती है, तो जब आप यहाँ पे चलते हैं यहाँ से, तो आपको यहाँ पे दूर एकदम देखने को मिलता है। जब यहाँ पे दूर आप अपने आंखों से देखते हैं तो आपको यहाँ पे रोड पे जो कि पानी दिखाई देता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे जो कि पानी दिखाई देता है, लेकिन जैसे आप वहाँ पे आगे की तरफ जाते हैं तो आपको वहाँ पे पानी गायब हो जाता है। तो ये हमारा मृग उसी को मरीचिका कहते हैं, ठीक है, इसको मरीचिका कहते हैं। देखिए जैसे ही हमारा सघन से विरल में जाता है, फिर विरल से सघन में आता है, ठीक है, तो इस प्रकार से आता है तो हमें दूर दूर तक यहाँ पे पानी दिखाई देता है। जैसे रेगिस्तान में भी हमको पानी दिखाई देता है एकदम तड़कती धूप में। तो इसी को हम यहाँ पे, तो ये किस कारण से होता है ये आपसे पूछा गया। तो ये घटना जो होती है वो हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। याद रखिएगा, मरीचिका अगर आपसे बोलेगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। आगे देखते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया कि हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक क्या कहलाता है। यानी हाइड्रोजन परमाणु जो होता है, हाइड्रोजन जो परमाणु होता है, इसके नाभिक को भाई क्या कहते हैं। तो इसमें नाभिक में क्या होता है भाई, तो प्रोटॉन होता है। आपको क्लियर होगा भाई, यहाँ पे प्रोटॉन होता है, ठीक है, प्रोटॉन होता है। उसके बाद हमारा न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये हमारा हाइड्रोजन का परमाणु नाभिक क्या कहलाता है, तो हमारा प्रोटॉन कहलाता है। अगर आपने साइंस को पढ़ा होगा यानी केमिस्ट्री, तो आपको यहाँ पे क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि जब दाब बढ़ता है तो जल का क्वथनांक बिंदु क्या होता है, ठीक है। तो यानी जब दाब बढ़ाएंगे, देखिए बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। जब दाब बढ़ेगा यानी जब हमारा प्रेशर जो होता है वो बढ़ता है, तो हमारा जो टेम्परेचर होता है वो घटता है। यानी प्रेशर का और टेम्परेचर का क्या होता है कि विपरीत जो कि रिलेशन होता है। यानी जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा प्रेशर घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर घटेगा, इस प्रकार से रिलेशन होता है। तो जब दाब बढ़ाएंगे यानी प्रेशर बढ़ रहा है तो हमारा टेम्परेचर जो है वो घट रहा है। तो जब टेम्परेचर भाई घटेगा तो क्वथनांक तो भाई बढ़ेगा ही ना। क्वथनांक यानी क्वथन करने की जो शक्ति होगी वो तो बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा तो जल का क्वथनांक यानी जमने की जो प्रक्रिया होगी वो और भी तगड़ा हो जाएगा, यानी बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा बढ़ जाता है, तो हमें ताप घट गया तो हमारा जो कि बढ़ जाएगा, यानी क्वथनांक जो होगा वो हमारा बढ़ जाएगा। याद रखिएगा, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, आप याद रखिएगा। यानी जो प्रेशर होता है और टेम्परेचर होता है दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एक हम देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है। तो ये भाई अब भाई एकदम बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। नाखूनों में भाई कौन से भाई प्रोटीन पाया जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। यहाँ पे केराटिन जो होता है वो हमारे नाखून में पाया जाता है। आगे बढ़े ना, तो केराटिन जो होता है वो हमारे नाखून में पाया जाता है। आपका लास्ट जो यहाँ पे प्रश्न आ जाता है, तो यहाँ पे आप देखिए कि मानव त्वचा के रंग को वर्णक देता है, ठीक है। यानी यहाँ पे जो मानव का त्वचा होता है जैसे कि भूरा सफ़ेद, ठीक है, इस प्रकार से जो रंग होता है का वर्णक जो है वो कौन सा है, यानी किसके वजह से यह हमारा जो कि सफ़ेद मतलब जो चमड़ी होती है वो सफ़ेद या फिर काली या फिर इस प्रकार से होता है। तो भाई कौन सा होता है, तो आपको याद होगा कि यहाँ पे मेलानिन जो है, मेलानिन इसी की वजह से हमारा जो कि रंग को यहाँ पे बताता है, ठीक है। यही हमारा एक वर्णक है जो कि मानव त्वचा के रंग को निर्धारण करता है, ठीक है। बस आज की वीडियो में ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे 30 जो प्रश्न है वो आपको एकदम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, और अब इसमें आप जो गलतियाँ करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया और आपको आसानी से क्लियर भी हो गया होगा। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा और ये गलती आपको नहीं करना है। तो इस प्रकार से आपको परीक्षा का डेली डोज आपको मिलता रहेगा, ठीक है। हालांकि डेली तो भाई नहीं मिल पाएगा, लेकिन फिर भी जितना हो सके मैं आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो मैं करा दूंगा, ठीक है। पेट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसको याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अब इसमें जो भी आप गलतियाँ करते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। और देखिए जो आप मतलब कि आप कैसे आप एकदम पेट परीक्षा में फोड़ देंगे ना, ये भी मैं आपको इस क्लासेस में जो आप यहाँ पे लगातार जो सेशन जो चलेंगे वो मैं इसमें आपको बताता रहूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो गुड बाय, वंदे मातरम।